नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे बीजेपी में बगावती बिगुल। जी हां, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, वैसे वैसे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मोहन सरकार के नए नए मंत्री बने रामनिवास रावत को लेकर अब श्योपुर बीजेपी में कलह शुरू हो गई है। श्योपुर में बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों ने रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने पर ऐतराज जताते हुए मंत्री रामनिवास रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब पार्टी में बगावती तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते ही रामनिवास रावत के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विजयपुर सीट पर उपचुनाव तय होने के बाद ही मंत्री रामनिवास रावत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के विजयपुर से पूर्व विधायक रहे बाबूलाल मेवरा और सीताराम आदिवासी ने विजयपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से टिकट की दावेदारी की ताल ठोकते हुए बीजेपी और रामनिवास रावत की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देखो, अगर मेरे टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव ने अपना स्वयं का कार्यालय थोड़े दिन पहले ही प्रारंभ किया था, वो पूरा हमें सौंप दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रदेश को और अधिक प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाने में सफल हो। विजयपुर विधानसभा से सहरिया समाज से आने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल करने वाले संगठन से लेकर बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि एमपी में बीजेपी की पूरे बहुमत से सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी को कांग्रेस से आने वाले रामनिवास रावत की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि उन्हें मंत्री बनाना पड़ गया है, जिसके खिलाफ हम विजयपुर से चुनाव लड़ते थे। आज उसी रामनिवास को बीजेपी का पूरा संगठन और सीएम मोहन यादव सर माथे पर बैठा रहे हैं। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से टिकट की दावेदारी करते हुए कहा है कि विजयपुर में सहरिया समाज के 60 से 70 हजार वोट है। अगर बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो बीजेपी को अंजाम भी भुगतना होगा। मैं भूतपूर्व विधायक हूँ सीताराम आदिवासी विजयपुर से। मेरा एक कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई, रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का। पार्टी का सम्मान रखाना चाहिए, गलत कर दिया हमारे साथ में। देखो, अगर मेरे टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूंगा और बगावत में बहुत असर जाएगा। कम से कम 8-10 विधानसभा आती है हमारे सहरिया समाज की। हालांकि बीजेपी की ओर से विजयपुर सीट के उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले रामनिवास रावत को ही चुनावी मैदान में उतारने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों की उपचुनाव से पहले खुली बगावत मंत्री रामनिवास रावत और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित करने वाली हो सकती है, जिसके बाद पूर्व विधायक मेवरा ने भी बयान देते हुए कहा है कि मुझे टिकट मिलेगा क्योंकि रावत का भाजपा से कमिटमेंट पूरा हो चुका है। तो मेरी रणनीति तो पहले से भी स्पष्ट रही है। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता। मेरे साथ क्षेत्र की जनता का इसलिए प्यार रहता है और क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती। मेरे कार्यकर्ता थोड़ा सा अपेक्षित महसूस किया है काफी पुराने समय से, कुछ भी कारण रहे हो, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कैबिनेट मिनिस्टर से? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे 6 बार जिताकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और ये पद भी मैं अपने क्षेत्र की जनता को समर्पित करता हूँ। ये पद मेरे को मेरी वजह से नहीं मिला, क्षेत्र की जनता कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार उनकी वजह से मिला है। जो भी संभव होगा मैं विजयपुर के लिए करूँगा। देखो, अगर मेरे टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी से तो बगावत करूंगा। तो सुना आपने कि अगर टिकट नहीं मिली तो बगावत करेंगे। तो मोहन सरकार में जब से विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है, तब से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। कैबिनेट में हुई ये पैराशूट लैंडिंग भाजपा के कई नेताओं के गले से नहीं उतर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आज पायल कामरानी जी कांग्रेस से और अनिल बुलचंदानी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। और अनिल बुलचंदानी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत, क्योंकि पूरा जो माजरा है वो बीजेपी के खेमे में ही देखा जा रहा है। जब से रामनिवास रावत जी ने
कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उस समय भी काफी बवाल हुआ, जब एक के बाद दूसरी उनको शपथ दिलाई गई तभी भी कांग्रेस मुखर होकर आई। लेकिन अब तो विपक्ष नहीं, सीधे सीधे आपकी ही पार्टी में, आपकी ही अंदर जो है वो एक कलह देखी जा रही है। ये दोनों बयान आपने सुने और साफ तौर पर एक तरफ जहां पर चुनौती दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ दावेदारी साफ तौर पर नजर आ रही है कि हमें टिकट नहीं मिली तो ठीक नहीं होगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता की एक महत्वाकांक्षा होती है कि उसे चुनाव में टिकट मिलनी चाहिए और इच्छा प्रकट कर लेना कोई बुराई नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी के अनुसार संगठन सक्रिय होता है और अगर किसी कार्यकर्ता में किसी प्रकार की नाराजगी है तो उसको बैठकर उसकी बात सुनी जाएगी और सुनने के बाद चिंतन किया जाएगा। चिंतन के बाद आम जनता किस व्यक्ति के पक्ष में, किस नेता के पक्ष में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के स्तर पर विकास का काम कर रही है जी। कोई एक नेता के कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कारण नेता हैं। और अगर किसी पार्टी का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है तो घर की जैसे पुरानी बहुएं होती हैं वो अपना अधिकार समझती हैं, और अगर कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो पुरानी बहुओं को थोड़ा लगता है कि नई बहू को दुल्हार ज्यादा क्यों मिल रहा है। अब नई बहू आई है तो उसको हमारे संस्कारों के अनुसार ढलने का पूरा अवसर छोड़ दिया जाए। गुलचंदानी जी, नई बहू को दुलार की आप बात कर रहे हैं लेकिन पुरानी बहुओं को उपेक्षित ही छोड़ दिया जाए तो ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए, उनको उपेक्षित नहीं छोड़ा जाएगा, ना छोड़ा जा रहा है, परंतु महत्वाकांक्षा अगर किसी की ज्यादा है जी, महत्वाकांक्षा तो किसी को भी रखनी चाहिए, हर इंसान रखता है, परंतु उनकी इच्छाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का अपना सम्मान है। परंतु अगर कार्यकर्ता पार्टी लेवल से हटकर खुलेआम अगर पार्टी के बगावत के स्वर रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सक्रिय है। संगठन अपने नेताओं के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को समझाने का पहले प्रयास करता है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई है वो राजनेता, उनकी राजनीति खत्म हो गई। इसलिए सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, समृद्धि की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी संस्कार में होता है। हां, बहकावे में आकर कुछ बयान दे दिया है, फिर भी पार्टी उनके साथ बैठकर उन्हें नाराज नहीं करेगी। वो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, सालों से पार्टी को खड़ा करने में उनका भरपूर योगदान है, उसके योगदान का सम्मान जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि सम्मान किया जाएगा। महत्वाकांक्षा, राजनीति में महत्वाकांक्षा तो होती है, लेकिन आप देखिए ना जितने भी बयान निकल कर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, 9 बार के विधायक, साफ तौर पर गोपाल भार्गव जी ने कहा कि 15,000 दिनों का मेरा कार्यकाल है, 45 सालों से मैं हूं। चलिए, मैं तो सीएम पद का दावेदार था लेकिन सीएम तो छोड़िए, मुझे मंत्री पद भी नहीं मिला, ये हमने दर्द देखा। उसके बाद अब देखिए यहां पर जो 2 अभी सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होना है। बुधनी में भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कौन सा चेहरा आएगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी श्योपुर की विजयपुर सीट जो है वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपने सीताराम आदिवासी जी को भी देखा, उन्होंने तो सीधे चुनौती दे दी कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं कांग्रेस का रुख कर लूंगा। तो इस तरीके से कैसे आप समझाइश देंगे? देखिए, उदाहरण आप केवल मध्य प्रदेश मत देखिए, गुजरात का उदाहरण देखिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की टिकट काटी गई और उसके बाद वहां पे एक नया संगठन तैयार हुआ, सभी मंत्रियों के टिकट काटे गए। गुजरात भी एक उदाहरण है और वही भारतीय जनता पार्टी है और उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, दर्द होना मानवीय स्वभाव है, किसी भी कार्यकर्ता के अंदर इच्छाएं हो सकती हैं, परंतु समाज और जिस राज्य का हम नेतृत्व कर रहे हैं, जिस जनता की हम सेवा के लिए बीच में जाते हैं, उसमें अन्य कार्यकर्ता जो नए दलों से आते हैं, जिनकी जनता के बीच में पैठ है, जो जनता की बात सुनते हैं, जो तो जनता के संपर्क मतलब ये में कहना है। चाह रहे हैं कि जो बीजेपी में है उनकी पैठ जनता के बीच नहीं है, ऐसे ही आपको 29 की 29 सीटें जिता दी। कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार का जो दर्द है ये साफ तौर पर, और आप राजस्थान किनारे, मैं उत्तर प्रदेश का भी आपको चेहरा दिखा दूं जहां पर रमेश मिश्र ने वीडियो वायरल किया है, उसके साथ साथ तमाम कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं। तो ये वरिष्ठों का दर्द झलक रहा है साफ तौर पर। ये कोई नए नेता नहीं है सर, बहुत लंबा अवसर है। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने जनसंघ से वो जुड़े हुए हैं। अभी देखिए आप जो बाबूलाल मेबरा जी हैं, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने तो ये चुनौती नहीं बल्कि दावेदारी पेश की है। उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगी। तो उस विश्वास पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की तो आप देख ही रहे हैं जी। और बहुत बड़े परिवार में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होते हैं जी। और परिवार बैठकर निराकरण करता है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता कि पार्टी की पार्टी टूट जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी कोई कार्यकर्ता नाराज होता है तो आप देखिए कि कल्याण सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई थी।
और जिस भी कार्यकर्ता के अंदर अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है, उनकी योग्यता है, पार्टी संगठन उनको बुलाकर बिठाकर सम्मान के साथ चर्चा करेगा। और उसके बावजूद उनको अगर ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े पार्टी, इतने बड़े संगठन की अनदेखी कर अनर्गल कुछ भी बयान देंगे, परिवार से बाहर निकल परिवार के खिलाफ बगावत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को अनुभव भली कितना ही हो, परंतु उनको अनुभव यह भी होना चाहिए कि पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करे। पार्टी से बाहर निकलकर अगर कोई परिवार या पार्टी की बगावत करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती है। बिल्कुल अनिल बुलचंदानी जी, क्योंकि 2 उपचुनाव सर पर हैं, आपका जो बयान है वो निश्चित तौर पर इंडिया हेड के माध्यम से सुन रहे हैं तमाम नेता भी, और ये सबसे बड़ी चीज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन उनकी भी आप बर्दाश्त की हद देखिए, जो लगातार ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमें कहीं ना कहीं पार्टी में जगह मिलेगी। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में देखिए, गोपाल भार्गव के जो सुपुत्र थे अभिषेक भार्गव, उनको लोकसभा में टिकट की उन्होंने कहीं ना कहीं एक आस लगाई थी, वो भी नहीं मिली। अब कांग्रेस वहां पर डोरे डाल रही है कि हम आपको कांग्रेस में टिकट देंगे। तो इस तरीके से आप बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो कांग्रेस में जाएं और आप कांग्रेस से पैराशूट लैंडिंग कराएं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी खेमे में खलबली तो मचेगी, और ये खलबली साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसका खामियाजा भी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में देखा, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है एक वोट प्रतिशत बढ़ता नजर आया, और ये कहा भी जा रहा है कि अंदरूनी कलह है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, हालांकि संगठन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन अब वहां पर एक अंदरूनी कलह है, असंतोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, गोपाल भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी बदौलत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बनी है। जहां तक मैं उनको और उनके परिचय को जानता हूं, गोपाल भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनने इस पार्टी को सींचने का काम किया है। और जहां तक देखिए, मीडिया में चर्चाएं करना, पेपरों में खबरें छपना, ये सब अपनी जगह होती है, परंतु अगर गोपाल भार्गव जी से आप पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, और उन्होंने अपने पसीने से सींचा है। उनका बयान सामने आया, उसके बाद ही हम बात कर रहे हैं, पुख्ता जानकारी के हिसाब से उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, लेकिन उनके आंसू आप नहीं पहुंच पाए। और देखिए, अब ये ऐसे ही ये 2 यहाँ पर सामने मामले चले आ रहे हैं, जहां पर सीताराम आदिवासी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 7 से 8 विधानसभा जो है, ये जो एक बड़ा आंकड़ा होता है, 70,000 वोट जो है वो कहीं ना कहीं हम प्रभावित करते हैं। तो ये प्रभावित करते हैं और प्रभावित कर देंगे, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर खुली चुनौती दिख रही है कि इससे बीजेपी को खतरा हो सकता है, अगर वो और कांग्रेस में जाने का उन्होंने सीधे तौर पर एक संकेत भी यहां पर दे दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन उनको बुलाकर चर्चा करेगा जी। अगर उनकी कोई समस्या है उसका समाधान करेगा, उनके सम्मान की पूर्ण तरीके से रक्षा करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन वचनबद्ध है। परंतु जो राजनीतिक चर्चाएं हम करते हैं, खबरों में बने रहने के लिए बहुत सारे विषय उठते हैं, और उन पर ही हम डिस्कस करने के लिए डिबेट करते हैं, परंतु जहां तक मैं तीनों वरिष्ठ नेताओं की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण सम्मान के साथ उनकी हर बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और उनको और उनकी इच्छाओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं स्थापित करके उनकी सेवाओं का किस रूप में सेवाएं लेनी है, ये संगठन तय करेगा। बिल्कुल, तो संगठन ये तय करेगा, और लगातार ये देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, और भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजियां आ रही हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी में अंतर कलह का फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को क्या मिल सकता है, क्योंकि श्योपुर सीट की अगर हम बात करें तो 6 बार के विधायक रामनिवास रावत, जिनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और कैबिनेट मंत्री बनने के साथ साथ जो एक विशेष तौर पर मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, एक अलग तरीके से उनका पदभार ग्रहण करवाया गया, इसको लेकर भी बहुत सारे नेताओं में दंश देखा जा रहा है। हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बस थोड़ी ही देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पायल कामरानी जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि अनिल बुलचंदानी जी तो अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब सीधी बात होगी कांग्रेस से। अनिल बुलचंदानी जी, एक सवाल और लेना चाहूंगी, क्योंकि अब जो बाबूलाल मेबरा जी हैं, उनकी अगर हम बात कर लें, शिवराज मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आप कह रहे हैं कि बातचीत की जाएगी, संगठन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। आपने राजस्थान की बात की, लेकिन हम पूरे ओवरऑल अगर देश की बात करें, भारत देश में जहां जहां पर बीजेपी है, कहीं ना कहीं ये दबे स्वर में अब नहीं, अब सीधे सीधे मुखर होकर ये बात हो रही है कि उनके साथ एक कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, और यही वजह है कि अब पार्टी को अब चिंता करने की आवश्यकता है, नेतृत्व को चिंता करने की आवश्यकता है इस पूरी बयानबाजी के बाद।
जी मैं आपको बताऊं, बाबूलाल जी को जहां तक मैं जानता हूं और जी। उनके स्वभाव को और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को जहां तक मैं जानता जी। हूं, वो पार्टी के खिलाफ बगावत बिल्कुल नहीं करेंगे। इच्छा प्रकट की है उन्होंने, अपनी नाराजगी उन्होंने अगर कहीं किसी वक्तव्यों में दिखाई है तो पार्टी के स्तर पर उनसे चर्चा होगी, जी। चर्चा के बाद समाधान होगा। और बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान देती आई है, यह अनुभव भी बाबूलाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को है। उनके सम्मान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और बाबूलाल जी को नाराज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। चलिए, तो अनिल बुल्चंदानी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, बातचीत होगी और बातचीत में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो क्योंकि उपचुनाव सर पर हैं और इस विषय में लगातार बातचीत भी हो रही है। हमारे साथ पायल जी भी जुड़ चुकी हैं, चलिए मैं उनका रुख करना चाहूंगी। पायल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यही, क्योंकि बीजेपी में एक अंदरूनी कलह जो देखी जा रही है उपचुनाव के पहले, हालांकि कांग्रेस पार्टी तो ये दावे पेश कर रही है पूरी तरीके से, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब उपचुनाव में वो दावेदारी पेश करेंगे और बड़े तौर पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात बीजेपी में नजर आ रहे हैं, हालांकि बुल्चंदानी जी कह रहे हैं कि परिवार में छोटी मोटी कलह होती रहती है, जो नया सदस्य आता है उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी होती है, लेकिन ये प्रायोरिटी थोड़ी है कि ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो अपने घर के लोग हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, 9 साल के विधायक हैं, इसके अलावा 6 साल के विधायक, कई ऐसी लिस्ट है जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगी? जी, एक्चुअली मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी, बहुत हड़बड़ी में और बहुत जल्दी में जो चुनाव की रणनीतियाँ होती हैं भाजपा की, वो सिर्फ लेन देन की राजनीति, गलत प्रचार, गलत कि भाई आप हमारी पार्टी में आ जाओ, जनता को डाइवर्ट करना, उनकी कार्यशैली या उनकी जो रणनीति है वो शुरू से ही तोड़ फोड़, उसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को कहीं भी जगह न देना, पुराने जो 3-4 बड़े लीडर्स हैं उनका वर्चस्व होना, बाहर से जो प्रभारी आते हैं उनका भी सिर्फ काम रहता है कि पार्टी में फंड कैसे आए, इसने ये 50,000 दिया, उसने वो दिया। इस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जो नेतृत्व है उनका ही कहना होता है कि ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुआय नमः। तो पार्टी में कार्यकर्ता एक कहना चाहिए कि ऐसी जगह पे उनका अवहेलना की जा रही है। खुद भाजपा को भी नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अब नहीं संभालेंगे तो अभी उनकी और बुरी स्थिति होगी। और रही बात कांग्रेस की तैयारियों की, तो कांग्रेस अब बोलेगी नहीं, कांग्रेस करके दिखाएगी, क्योंकि अब युवा नेतृत्व आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भी हमारी महिला कांग्रेस की मीटिंग हुई, अलका लांबा जी आई, नई कार्यकारिणी, नया पैटर्न, नए तरीके से पूरा पीसीसी से लेकर नई कार्यकारिणी, बड़े नेता, छोटे नेता सब मिलकर हम बिल्कुल कमर कस चुके हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की हम उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी फूलचाप कांग्रेसी थे वो बीजेपी में चले गए हैं और जितने भी वाकई में कांग्रेसी हैं जो हमारी विचारधारा को मानते हैं वो सब हम हैं और हम सब एक हैं और आगे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी पार्टी की विचारधाराओं को जनता के बीच में लेके जाएंगे। चलिए अनिल बुल्चंदानी जी, पायल जी का कहना है कि हमारी पार्टी में तो सब एकजुट है, एक साथ नजर आ रहे हैं और अब हम इसका पूरे तरीके से जवाब इन उपचुनावों में देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पायल जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी पार्टी के स्तर पर क्या बेहतर करना चाहते हैं ये इनका विषय है, हमें उसके विषय पे कुछ नहीं कहना है। परंतु कांग्रेस क्या है ये कांग्रेसियों को मालूम है। एक हारे हुए नेता के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या करेगी आपने लोकसभा के चुनाव में भी देख लिया, अभी छिंदवाड़ा के चुनाव भी आपने देख लिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश, निराश और पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस का नेता कौन है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही नहीं मालूम। रही बात भारतीय जनता पार्टी, हम अपने परिवार को संभालने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित राजनीति करती है, भारत के सम्मान के साथ भारत की संस्कृति का सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती, ओछी राजनीति नहीं करती, जिस प्रकार से कांग्रेस के कल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अरे आप प्रदर्शन करने आए थे कि राजधानी में आप आगजनी करने आए थे? किस प्रकार का कल इन लोगों ने प्रदर्शन किया? भोपाल की जनता और मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने बता दिया कि हम लोग नेतृत्व विहीन लोग हैं। जिस प्रकार से कल उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया,
इनके आचरण के कारण मध्य प्रदेश की जनता इनको दरकिनार करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जब तक अपने विचार नहीं बदलेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होना है। जी बिल्कुल, उस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आपने जो नारा, बीजेपी का जो सबसे मूलभूत नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपके ही जो साथी हैं जब वो आरोप लगाएंगे, क्योंकि आज मुद्दा वही है, उसी मुद्दे पर हम बात करें कि आखिर क्यों नहीं साथ सबका लेकर चल पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करूं, पायल जी देखिए, आप भी कह रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो रीति नीति है, उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता हो, चाहे वो निचले स्तर के कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता हो, मंत्री हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब कहीं कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देखें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लेकर भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा, प्रदेश के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया जी ने साफ तौर पर कहा कि जो नेतृत्व है वो ठीक नहीं है और यही वजह है कि हमने जो चुनाव में नतीजे देखे हैं, अभी लोकसभा में, विधानसभा में देखिए 29 सीटें इनको मिल गई बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं उस नेतृत्व पर सवाल यहां पर भी उठ रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नेतृत्व को लेकर या कुछ एक आध दो इक्का दुक्का जो पार्टी के लोग हैं उनका क्या नजरिया है, किस वे पे उन्होंने इस बात को कही, वो पूरी तरीके से अभी जानकारी में नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अभी जो हमारा वर्तमान में जो चुनाव नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हमारी पार्टी में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ बातें की जा रही है। ये बयानबाजी आपके ही व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो है उनका साफ तौर पर बयान आया। कोई बयान नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो किस माताहत में बोले, क्या उसके लिए बोला, वो कोई अपने प्रदेश अध्यक्ष की बुराई नहीं कर सकता। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पार्टी अभी मंथन कर रही है 29 में से 29 सीटें क्लीन स्वीप बीजेपी की कैसे आई। हमने तो बहुत मेहनत की, हमने तो बहुत काम किया, हमने मेहनत नहीं की हमारे कार्यकर्ताओं, लेकिन जिसने चुनाव लड़ा, जिसको टिकट मिली, वो हमारे सारे दिग्गज बड़े नेता थे। मैं फिर कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अभी फिर से मंथन करेगी कि आखिर बीजेपी को 29 में से 29 क्लीन स्वीप सीटें कैसे आई। ये हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और साथ में हम पैरेलली, चूंकि नेतृत्व जो भी है, खुद माननीय पटवारी जी ने चुनाव के बाद पेशकश की थी कि मैं इस्तीफा देता हूं, लेकिन अब पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसी भी फेरबदल के मूड में नहीं है। हमारा पूरा फोकस पार्टी को नए कलेवर से, नए युवाओं को मौका देके और पायल जी उपचुनावों की बात कर ले। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि अब जो सीटें हैं, सबसे ज्यादा जो अभी गरमाया हुआ मुद्दा है वो विजयपुर सीट, श्योपुर की विजयपुर सीट, जहां पर रामनिवास रावत जी जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और मंत्रिमंडल में उनको एक बड़ा स्थान दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिख रहे हैं बीजेपी में। और साफ तौर पर जो प्रत्याशी है उनका कहना, सीताराम आदिवासी, उनका कहना है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं कांग्रेस का दामन भी थाम सकता हूं। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत है उनका और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिकार नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। और बीजेपी ने यहाँ से कांग्रेस में रावत जी रूपी भस्मासुर को लेके गए हैं, तो वो शिव जी को जलाने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब बीजेपी का भस्मासुर को कैसे संभालना है? आपकी पार्टी से आए हो? नहीं, पार्टी अब हमारी पार्टी से नहीं है। हमारे भस्मासुर हमको जला के निकल गए, हमने तो अपना बचाव कर लिया। अब मुख्यमंत्री है और बीजेपी जाने कि भस्मासुर को जो आप लोगों ने वरदान दिया है वो उनका करना है, उनकी कार्यशैली है, वो कैसे मैनेज करते हैं। और घमासान होना चाहिए, मजा आएगा। चलिए, अनिल मूलचंदानी जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पायल जी कह रही हैं कि कांग्रेस का नेता भस्मासुर की उनको उपाधि दी जिनने कांग्रेस के लिए काम किया। मतलब जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक देवता थे, अब ये भस्मासुर हो गए। कांग्रेस की इसी परिपाटी के कारण, कांग्रेस की इसी नीतियों के कारण कांग्रेस के नेता अपना अपमान महसूस करते हैं। क्या कांग्रेस के साथी मित्र ये नहीं सुन रहे होंगे? जिन लोगों ने रावत जी के साथ काम किया उन्हें यह मालूम है कि राहुल गांधी किस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस में कांग्रेस के नेता रावत जी को भारतीय जनता पार्टी में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि उन्होंने ठगा जा रहा था। उन्हें समझ में आ रहा था कि मैं जनता के बीच से चुनकर तो आया हूं, परंतु जनता के बीच जाकर काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस विकास नहीं चाहती। कांग्रेस विकास चाहती है, केवल गांधी परिवार का विकास। किस प्रकार से हम गांधी परिवार को बचा ले, इसी कारण कांग्रेस के नेता कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत के संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। राजनीति करनी थी, उस एवज में इनको पार्टी में शामिल किया गया, या पहले से या ऐसे ये कहा जाए एक दंश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, एक बड़ा झटका दे दिया, इसलिए आपने उनको भस्मासुर बना दिया। बिल्कुल, वो भस्मासुर थे, फूलचाप कांग्रेसी थे,
6 बार के विधायक रहे, 6 बार कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, इज्जत दी, हमारे काफी सीनियर लीडर थे। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो चुने गए हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष के को इस तरीके से उनकी कार्यशैली नहीं देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कार्यशैली ऐसी है। अब रावत जी का दबाव ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तब ज्योतिरादित्य जी के लिए आपने किन किन शब्दों का उपयोग किया था और मध्य प्रदेश की जनता ने उसका क्या जवाब दिया, या भूल गए क्या? हमें उनको टिकट देनी ही पड़ेगी। इसीलिए आज खुल के बीजेपी के जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, बहुत धमकी भरे लहजे में जो आज संगठन है, जो बीजेपी की एक कार्य करने की शैली है, उसमें ये सुर बगावती बहुत तेजी से उठ रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। पायल जी, मेरा एक सवाल आपसे बढ़ेगी। जी सुन लीजिए पायल जी। जी पूछिए बुलचंदानी जी। पायल जी, जिस समय ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़कर आए थे, तब सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ज्योतिरादित्य जी के लिए जिन जिन शब्दों का उपयोग किया था, शायद आपको सब याद होंगे, और उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने आपको क्या जवाब दिया, वो भी अनुभव आपको याद होगा। तो कांग्रेस कौन सा चिंतन मनन करती है अपने कथनों पर कि आप अपने ही कार्यकर्ताओं को, जो आपकी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, उनको इस प्रकार से अपमानित करते हैं? जनता इसका जवाब देती है, उसमें से कांग्रेस कौन सा सबक सीखती है? सारा ईवीएम का खेल था और अभी भी ईवीएम का खेल है। कांग्रेस की पायल जी सबसे बड़ी इसे कमजोरी कहा जाए, क्योंकि जब भी कोई चुनाव आप हारते हैं तो सीधे ईवीएम की बात हो जाती है। जब आप चुनाव जीतते हैं तो सीधे कहा जाता है कि ये हमारी रीति नीति और कांग्रेस की जो जनता के प्रति एक सहानुभूति, जनता के प्रति जो काम किया है उसको लेकर हो गए। तो ये बहुत पुराना हो गया, इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, क्योंकि हर बार ईवीएम को ठीकरा फोड़ना। क्योंकि अभी देखिए 7 राज्यों की 13 सीटों में 4 सीटें आपने जीती, 2 बीजेपी के खाते में आई। उस समय बीजेपी की तरफ से बयान नहीं आया, अमरवाड़ा अगर आपने हार गए तो आपने सीधे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। हर बार वही बात हो जाती है। नहीं, ईवीएम पे मैं माफी चाहूंगी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति, वेशभूषा, अलग अलग रणनीति होती है। जिस जगह आप हार जाए वहां पर ईवीएम गलत हो जाती है। और रही बात ईवीएम की, हम नहीं गए थे जी, हमें जनता ही बताती कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, पता नहीं कैसे कमल में चला गया। खुद जनता हमें आगाह करती है और जनता की ही डिमांड है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि एक तो वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में काफी कम होता जा रहा है, साथ में महिलाओं का भी वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। तो जब जनता देखती है कि बीजेपी इस तरीके से, और अपना अमरवाड़ा कहीं ले लीजिए, नोटा की नया चैनल चालू हो गया। भाई आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब नोटा कहाँ से आ गया? तो इस तरीके से बहुत चुनाव के विषय में हम चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, जो आगामी उपचुनाव है और सबसे बड़ी जो सीट है श्योपुर की विजयपुर, वहां पर लगातार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अंतरकलह का सामना बीजेपी को करना होगा, शीर्ष नेतृत्व को करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी वही बगावती सुर नजर आ रहे हैं और अब दबी जुबान नहीं, तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अनिल बुलचंदानी जी, हालांकि आप कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जब लोग आते हैं या बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, ये वजह होती है कि कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती। लेकिन इसका खामियाजा निश्चित तौर पर पार्टी को भुगतना होगा। अब 2027 के चुनावों को लेकर भी साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है, उपचुनावों को लेकर भी इशारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी रीति और रणनीति पर काम करने की जरूरत है। अनिल बुलचंदानी, जैसा नहीं लगता आपको? जनता पार्टी में तो सदैव चिंतन होता रहता है, सतत चिंतन होता है, सतत बैठकें होती हैं, और हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाकर उनसे चिंतन मनन करते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या भूल हो रही है, और भूल में सुधार करने का बता रहे हैं। साफ तौर पर सीताराम आदिवासी जी और बाबूलाल मेवरा जी बता रहे हैं कि हमें तो उपेक्षित छोड़ दिया, आपने सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा रावत जी को दे दिया। तो साफ तौर पर इशारा है कि ये अंदरूनी कला दिख रही है। फिर बातचीत हुई कि नहीं आपकी? सुनीता जी, चर्चा जारी है। हम दोनों चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, अगर कोई गलतियां त्रुटियां हुई हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सुधार करने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार होता जा रहा है। हम दोनों उपचुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कभी नाराज नहीं करती और उनको किसी हाल पे छोड़ नहीं देती। उनको साथ लेकर, संगठन में साथ लेकर, उनके अनुभवों के आधार पर दोनों उपचुनाव जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के, ये आप यकीन जानिए। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया पायल जी आपके लेना चाहूंगी इस मुद्दे पर। जी, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। एक जो भाजपा है, कोई नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन हो गया है। 3 तू ले ले, 4 तू ले ले, 5 मैं ले लूं।
आज जिस तरीके से पार्टी से चर्चा के बिना जितने भी जो बागी विधायक हैं उनके बिना चर्चा के या बिना बातचीत के इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। ये बहुत गंभीर उनकी तरफ से जो डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है कि मैं इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाऊंगा, या रामनिवास रावत जी की तो जाति कांग्रेस की तरफ से 60% वोट जो है वो हमारी जाति के ज्यादा हैं। कुल मिला के कहीं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नेतृत्व नहीं है। मुख्यमंत्री को एक अंतिम सवाल और लेना चाहूंगी पायल जी, क्योंकि जिस तरीके से सीताराम आदिवासी जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी बातचीत हो गई है और बिल्कुल वो चुनौती दे रहे हैं साफ तौर पे? एक्चुअली में वो किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, आएंगे तो उनका बिल्कुल जोरदार स्वागत है जी, और बिल्कुल हम उनको पार्टी में जगह भी देंगे और काफी अच्छी एक जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। उसके अलावा तो बिल्कुल आप वही बात कह रही हैं कि सौदेबाजी की राजनीति है, और रावत जी को ये कहा गया था और आप भी वही कह रहे हैं कि बड़ा पद आप देंगे, तो बात तो वही हो गई। वो तो खुद बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में आऊंगा, हम तो थोड़ा, हमने नहीं बुलाया, वो तो खुलेआम खुद कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। वो उनकी तरफ से बयानबाजी है, हमने नहीं बुलाया उनको। यहाँ तो आपने उनको एक अच्छे शब्द से संबोधित किया। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई कांग्रेस में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? एक मिनट मेरी, उनको उचित जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे सभी कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगी। चूंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कोई भी किसी के घर आएगा तो उसको तो स्वागत वंदन हम करेंगे। वही बात बुलचंदानी जी कह रहे हैं। मतलब बिल्कुल राजनीति में कुल मिलाकर ये है कि अगर आप दूसरी पार्टी में तो आप दागदार हैं, आप भस्मासुर हैं, और अगर आप हमारी पार्टी में आ जाते हैं तो आप बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ छवि के हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की जो चरित्र परंपरा चली आ रही है पायल जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि देखिए इसके लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। राजनीति का ऊँट किस करवट बैठे, ये बड़ा ही असंभव प्रश्न है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पायल जी अब हमारे साथ जुड़ी, और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है, जो बगावती सुर देखिए और ये चेहरे पर जो हाव भाव नजर आ रहे हैं। सीताराम आदिवासी जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, साथ ही आपने बाबूलाल मेवरा जी की प्रतिक्रिया सुनी, और ये एक इशारा है उपचुनाव जो आ रहे हैं, इन उपचुनावों में क्या होगा, बुधनी सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि वहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट खाली हुई है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न है अब श्योपुर की विजयपुर सीट, जहां पर रामनिवास रावत जी जो कि 6 बार के विधायक रहे हैं, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए और बड़ी जोरदार स्वागत के साथ उनको सौगात मिला है, कैबिनेट मंत्री का पद सौंपा गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो वहां के लोकल कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको लेकर ये सब ठीक नहीं चल रहा है। तो अंदरूनी कलह बीजेपी में देखी जा रही है। हालांकि पायल जी ये भी कह रही हैं कि अगर आते हैं सीताराम आदिवासी जी तो उनका स्वागत है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन चुनावों में, इन उपचुनावों में बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में बीजेपी काफी संकट के घेरे में नजर आ रही है। और चलिए, इस मुद्दे पर लगातार हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।